चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखो, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी जो आपको टेंथ में पढ़ के आनी थी। और कुछ अभी आज की क्लास में हम सीखेंगे जो हम 11th क्लास में पढ़ के आना चाहिए था जिन चीजों को। और उन्हीं के बेसिस पे पी ब्लॉक में कुछ डायग्राम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपने ना, हम आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, उनकी ज्योमेट्रीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनकी शेप को डिस्कस करेंगे। तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ज्योमेट्री आपके पास क्या है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि शेप में क्या होता है, शेप में लोन पेयर को अलग कंसिडर किया जाता है, बॉन्ड पेयर को अलग कंसिडर किया जाता है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ सपोज टाइप की, अगर मान लो कभी आपके पास ए बी टू टाइप का आपके पास कंपाउंड आता है, तो कंपाउंड का जो टाइप है वो बेसिकली क्या है, AB2 टाइप है। इस टाइप का कोई कंपाउंड आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, हम ज्योमेट्री याद रखेंगे सबसे पहले। तो ज्योमेट्री क्या होगी उसकी, तो ज्योमेट्री होगी उसकी लीनियर, ठीक है भाई। अगर मान लो कि मेरे पास AB3 टाइप का कंपाउंड आता है, AB3 टाइप के कंपाउंड में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं AB4 टाइप है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और अगर हम बात करते हैं AB5 की तो हो जाता है ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बाय पिरामिडल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं AB6 की, ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं AB7 की, मतलब इस टाइप का अगर कोई आए तो उसको, उसके लिए हम बोलते हैं वो होता है पेंटागोनल पेंटागोनल बाय पिरामिडल बाय पिरामिडल। अब ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो मैं दोबारा से उन सभी चीजों को दोबारा रिपीट करा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, होता क्या है कि आपके पास सपोज हम बात करते हैं H2 स्ट्रक्चर की, H2SO4। सबसे पहले अगर बोला जाए कि बताओ H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं तो क्या होगा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। सल्फर 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। आवाज आ रही बेटा, बोलो, आवाज आ रही है? ठीक है। 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है और हर एक देखो, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के साथ भी कनेक्टेड होता है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में, सबके बीच में मिनिमम एक बॉन्ड तो होता ही है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो मिनिमम इसको 2 बॉन्ड बनाने पड़ते थे। देखो 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ पर भी इसको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अब अगर हम देखें तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है। बट इस तरह का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है इसकी ज्योमेट्री के बेसिस पे। देखो, ये जो है ये आपका टाइप, किस टाइप का ये आपका कंपाउंड है, ये आपका टाइप का जो कंपाउंड है ये है आपका AB4 टाइप का। क्यों? क्योंकि इसमें 4 आपको बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हो। आप अगर यहाँ पर इनको देखो तो ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, अगर हम देखें तो ध्यान से, ये देखो दूसरा बॉन्ड पेयर, ये तीसरा बॉन्ड पेयर और ये चौथा बॉन्ड पेयर। तो मतलब 4 अलग अलग बॉन्ड पेयर हमें नजर आ रहे हैं। इन 4 बॉन्ड पेयर की मदद से हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये टाइप क्या होगा इस कंपाउंड का, AB4 टाइप का कंपाउंड होगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो सल्फर था। अब आगे देखो, अगर AB4 टाइप है तो मुझे उसी तरीके से इसका बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, S, डबल बॉन्ड ऊपर, डबल बॉन्ड मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, फिर OH एंड देन OH, ठीक है भाई। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसका ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है हमारी, बोलो, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पर इसकी शेप शेप भी क्या होगी, इसकी शेप भी होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं आगे, आगे देखो हमारे पास हमने क्या करा, अभी हमने करा था H2SO4 से हमने कन्वर्ट किया था इसको, रिमूविंग 1 ऑक्सीजन, हमने इसको H2SO3 में कन्वर्ट किया था। और H2SO3 से हमने कन्वर्ट किया था किसमें, H2SO2 में। याद है लास्ट क्लास में किया था हमने ये सब?
अब लास्ट क्लास में ये सब किया था, तो देखो होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, हमने अभी तो बनाया, जस्ट ऐसे स्ट्रक्चर बनता है इसका। अब क्या है कि इसका स्ट्रक्चर तो है टेट्राहेड्रल, तो हम यहाँ पर ज्योमेट्री की बात कर देते हैं, तो ये है टेट्राहेड्रल। दोबारा लिखवा रहा हूँ ताकि याद रहे आगे, है ना। ये आपका टेट्राहेड्रल शेप भी आपका टेट्राहेड्रल है। लेकिन हो क्या, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम रहेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट, तो एक कॉपी पेस्ट कर दिया स्ट्रक्चर। एक मिनट, हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉपी पेस्ट हो गया, सिमिलर स्ट्रक्चर है इसका भी। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ से एक ऑक्सीजन आप रिमूव कर दो और इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर पे आ जाएंगे क्या, एक लोन पेयर आ जाएगा। तो ये इसके ऊपर एक लोन पेयर आ गया। अब क्या है देखो, जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो हम लोन पेयर को भी बॉन्ड पेयर की तरह कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड पेयर हम कंसिडर करें तो इसकी ज्योमेट्री अभी भी क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, टेट्राहेड्रल हेड्रल इसकी ज्योमेट्री रहेगी। लेकिन अगर हम शेप की बात करते हैं तो शेप में हमें सिर्फ ये बॉन्ड पेयर देखना पड़ेगा, लोन पेयर हम भूल जाएंगे। अगर हम लोन पेयर भूल जाएंगे तो शेप की अगर हम बात करें तो हमें कुछ इस टाइप का एक पिरामिड नजर आ रहा है, जो कि इसका जो बेस है वो कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगनल, ट्राइगनल पिरामिडल। इसका जो शेप होता है नीचे से वो ट्राइंगल होता है, तो और ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड हमने लगा दिया, तो उस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगनल पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है भाई, तो ये आपके पास इसका ज्योमेट्री है और ये आपके पास इसका शेप है। अगर हम देखते हैं आगे, तो आगे भी हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए था, SO2 का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए था, मतलब वहां पे भी हमें क्या मिलना चाहिए था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलनी चाहिए थी। ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल मिलती है ज्योमेट्री, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जो लोन पेयर आएंगे उनको बॉन्ड पेयर की तरह कंसिडर करेंगे अगर हमें ज्योमेट्री बतानी है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर आएगा और यहाँ पर एक लोन पेयर आएगा, तो दोनों लोन पेयर को बॉन्ड पेयर की तरह कंसिडर किया जाएगा। लेकिन लेकिन तो यहाँ पर ज्योमेट्री तो क्या हो गई, ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम बात करते हैं शेप की, तो शेप क्या हो जाएगा, शेप देखो, शेप में हम इनको कंसिडर करेंगे, इन बॉन्ड को कंसिडर करेंगे, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर हम सिर्फ बॉन्ड को कंसिडर कर रहे हैं तो ये शेप की मैं बात कर रहा था, ये शेप है इसका। अब देखो इसके शेप की अगर हम बात करें तो मुझे क्या नजर आएगा, एक एस और 2 OH नजर आएंगे। अब मुझे ये सीधा अगर नजर आता तो मैं इसको लीनियर बोलता, लेकिन मुझे कैसा नजर आ रहा है, बेंट नजर आ रहा है, तो इसको मैं सिंपली नाम दे देता हूं बेंट। बोलो क्लियर है, क्लियर है भाई सबको, हाँ ना बोलो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। कीर्ति क्लियर हो गया, साहिल और अतुल, ओके। यस सर, हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है आपका H3PO4 का। चलो पहले हम H3PO4 को छोड़ते हैं, पहले हम क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स को पढ़ लेते हैं। तो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, HClO4 होता है। HClO4 से नीचे होता है HClO3, और उससे नीचे होता है HClO2, और उससे नीचे होता है क्या, HOCl, हमने पढ़ा था। अब क्या होता है देखो, वैसे मैं इसको लिखने को ऐसे लिखता हूँ, लेकिन अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। देखो होता क्या है, HClO4 का स्ट्रक्चर क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के 4 ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन के साथ वो कनेक्टेड है, तो 1 2 3 और 4, 4 डिफरेंट ऑक्सीजन से वो कनेक्टेड है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, 1 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है। क्लोरीन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक भी इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा नहीं जा सकता, समझे नहीं समझे। इसका मतलब क्लोरीन का ये फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर है। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये कैसी ज्योमेट्री बना रहा है, देखो यहाँ पे कैसी ज्योमेट्री को बता रहा है, मैं कैसी ज्योमेट्री बना रहा है बताओ। ये ज्योमेट्री क्या है देखो, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बोलो ठीक है, समझ आया। ये कैसी ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री कैसे हो गई, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और यहाँ पर शेप भी ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल होगा, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई भी लोन पेयर नजर नहीं आया। अब क्या है कि मैं सिमिलर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब इसी स्ट्रक्चर से बाकी स्ट्रक्चर बनेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है
कि इसी स्ट्रक्चर से हम बाकी स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं तो इसको समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि बस मुझे क्या करना है, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देना। मैंने एक ऑक्सीजन रिमूव किया, अब यहां से उस ऑक्सीजन की जगह लोन पेयर डाल दिया। क्या डाल दिया बोलो, बोलो लोन पेयर डाल दिया, तो ये आपका लोन पेयर आ गया उसकी जगह पे। अब देखो ये भी स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही है। ये भी आपका ज्योमेट्री इसकी क्या हो गई, ज्योमेट्री इसकी हो गई टेट्राहेड्रल, इसकी भी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, है ना। लेकिन अगर मैं शेप की बात करता हूं तो शेप का क्या दिखेगा, शेप मुझे समझना है इसका। देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है वो एक लोन पेयर से कनेक्टेड है और 3 बॉन्ड पेयर से कनेक्टेड है। अब क्या है ना कि ये लोन पेयर तो मुझे नजर नहीं आएगा। मुझे सपोज अगर मैं एटम्स की बात करता हूँ तो मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक ऊपर एटम ऐसे नजर आ रहा है और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बाकी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इस टाइप का जो शेप बनता है, अब दोबारा से वैसी शेप बन रहा है, कैसा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी, याद करो कैसा शेप बन रहा है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मतलब इसी स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट वर्जन होगा वो आपका क्या होगा, HClO2 का स्ट्रक्चर होगा। अब उस HClO वाले टू वाले स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे। तो देखो फॉर्मूला तो सेम ही बैठ रहा है, HClO2 ना, HClO2। अब यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा क्लोरीन का, 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है उस पे। अब देखो होता क्या, ज्योमेट्री इसकी भी क्या रहेगी बोलो, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। लेकिन शेप क्या हो जाएगा, शेप बता सकते हो, बेंट, वेरी गुड, इसका शेप हो जाएगा बेंट, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में देखो होता क्या है, क्लोरीन है, हाई ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको भी हटा दूं तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो कोई शेप नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ठीक है भाई, बेंट शेप हो जाएगा ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर है। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। क्योंकि अब मैंने क्या किया, अब मैं क्लोरीन को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं क्लोरीन को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्लोरीन का तो कोई रोल ही नहीं है, रोल तो सेंट्रल एटम का होता है। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम मैंने किसको मान लिया, सेंट्रल एटम को मान लिया ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर होते हैं, और 2 लोन पेयर के साथ क्या होता है, 2 बॉन्ड भी होते हैं। तो देखो 4 अगर बॉन्ड मानता अगर मैं इसके 4 बॉन्ड है तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती। लेकिन अगर मैं 2 बॉन्ड्स को देख रहा हूँ खाली, तो शेप कैसे आ जाएगी, बेंड शेप आ जाएगी। बोलो क्लियर है। बोलो यस यार, सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। H3PO4 इज द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। इससे एक ऑक्सीजन कम करो, क्या बनेगा, H3PO3, और उससे भी एक ऑक्सीजन कम करो तो बनेगा H3PO2। अब क्या होता है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, स्पेशल केस बोल देते हैं इसको। तो स्पेशल केस क्यों है भाई, बाकी सारे स्पेशल केस क्यों नहीं थे, तो इसका स्पेशल केस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो H3PO4 है, उससे जब ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो उसका तरीका डिफरेंट होता है। देखो H3PO4 का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, 1 2, अच्छा देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैं इसके साथ हाइड्रोजन को भी डिफरेंट तरीके से शो करता हूँ। देखो हाइड्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली इट इज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर मैं शेप की भी बात करता हूँ तो शेप इज ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल, बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं ऑक्सीजन को रिमूव करूंगा ना, जब मैं ऑक्सीजन को रिमूव करता हूँ तो ऑक्सीजन रिमूव कौन सा वाला होता है, कौन सा वाला ऑक्सीजन रिमूव होता है, रिमूव होता है आपका ये वाला ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता है, रिमूव होता है ये वाला ऑक्सीजन। बोलो क्लियर है। अगर ये वाला ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसका मतलब जो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, P डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ये जो है इसकी ज्योमेट्री अभी भी क्या है, टेट्राहेड्रल, और इसकी शेप अभी भी क्या है, टेट्राहेड्रल। बोलो क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पर अगर मैं एक और ऑक्सीजन हटा दूं तो एक और ऑक्सीजन कहाँ से हटेगा, सेम जगह से हटेगा भाई। यहाँ से एक और ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन आ गया,
ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और शेप भी क्या है, टेट्राहेड्रल। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, हमें पता चला कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से रिमूव करना है, फास्फोरस। अब देखो होता क्या है, ये तो चलो ठीक है। अब मैंने अगर मैं बात करता हूँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये जो H3PO4 है, ये H3PO4 सिर्फ 3H प्लस रिलीज कर सकता है, लेकिन H3PO3 जो है आपका कितने 2H प्लस रिलीज कर सकता है। लेकिन अगर आपका H3PO2 की बात करें तो इसके पास कितने, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है जिसको ये रिमूव कर सकता है। तो उसका सिंपल और सीधा सबसे सिंपलेस्ट रीजन ये है कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 O- H बॉन्ड है, 3 O- H बॉन्ड है, इसके कारण ये जो है रिलीज कर पा रहा है 3 हाइड्रोजन, समझे। यहाँ पर 2 O- H बॉन्ड है जिसके कारण ये 2H प्लस रिलीज कर पा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड है, इसके कारण ये एक ही H प्लस रिलीज कर पा रहा है। ये जो P-H वाला बॉन्ड है, ये क्या था, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा है कि ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता, इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट इज वो हमारे पास यहाँ पर H3PO4 3 हाइड्रोजन रिलीज करता है, ये 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है, और ये 1 हाइड्रोजन रिलीज करता है। बोलो क्लियर हो गया लास्ट क्लास वाला टॉपिक। यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक है HNO3 और HNO2। HNO2, चलो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। देखो सबसे पहले चलो मैं HNO3 ही बता देता हूँ। HNO3 है और उसके बाद क्या आता है आपका HNO2 आता है। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो HNO3 में क्या होगा, एक ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे, ये देखो, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड। यहाँ पर एक जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, वो आपका ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। बोलो क्लियर है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा होता है इनके बीच में, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन ने क्या किया है, नाइट्रोजन के पास अब 4 बॉन्ड बन चुके हैं, और नाइट्रोजन जो है उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं बचा है। यहाँ पर होते ही कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो 1 2 3 4 और 5, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। देखो अगर मैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो 5 इलेक्ट्रॉन समझ आ गए कहाँ गए, 1 2 3 4 5। बोलो क्लियर है। अब क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन के पास अगर हम देखें तो इसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो ये टाइप क्या हो गया, देखो एक बॉन्ड पेयर तो ये रहा, मतलब ये जो टाइप है इसका, इसका टाइप हो गया आपका, टाइप हो गया इसका AB3। और AB3 के टाइप के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी क्या, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। दैट इज वाई इसको हमने ऐसा बनाया, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे ही दिखता है। अगर हम शेप की बात करें तो शेप भी इसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर आपको नजर नहीं आ रहा है। बोलो क्लियर है बात, बोलो यार क्लियर है। यस अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर आपके पास ना ही जब आप इससे ऑक्सीजन रिमूव करते हो तो ना ही ये वाला ऑक्सीजन हटता है, ना ही ये वाला ऑक्सीजन हटता है। हटता कौन सा है ऑक्सीजन, जो उसने डोनेशन के कारण बनाया है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन हटता है। और जब ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एच, और ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक, बोलो क्या, लोन पेयर। बोलो समझ आया। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी ज्योमेट्री की, देखो ज्योमेट्री की बात की जाए तो ऑब्वियसली अभी भी हम 3 बॉन्ड कंसिडर करते हैं इसके, क्या मानेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन शेप की अगर मैं बात करता हूं तो शेप क्या बोलता है, शेप बोलता है, देखो इसको ये कंसिडर, शेप शेप क्या करेगा, शेप इसको नहीं देखेगा, शेप इसको भूल गया, शेप को ये पता ही नहीं कि यहाँ पर कोई लोन पेयर भी है। शेप को सिर्फ ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये नजर आ रहा है। अगर सिर्फ ये नजर आ रहा है तो उसको कैसा नजर आ रहा है, बेंट। बोलो समझ आया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास इतने सारे हमने ऑक्सो एसिड्स को खत्म कर दिया, मतलब ज्यादातर ऑक्सो एसिड्स तो हमने खत्म कर दिए, हमें ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर समझ आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं थोड़े और इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स की, जैसे कि अगर हम बात करें, देखो हमारे पास आता है H2S2O7, नाम तो सुना ही होगा भाई, सुना है नाम, इसका नाम है ओलियम। और इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, बोलते हैं इसको पायरो, पायरो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये क्यों बोलते हैं इसको समझो। जब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2SO4 के और उनको हीट किया जाता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है,
और जब इसको हीट किया जाता है तो आपके पास H2S2O7 बनेगा और H2O रिलीज हो गया। अब ये समझ नहीं आया कैसे हुआ, तो भाई देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर बना दो, अभी तो सिखाया था मैंने कैसे बनाते हैं। S डबल बॉन्ड O OH, और दूसरा भी क्या है OH, फिर एक और स्ट्रक्चर बना दो S डबल बॉन्ड O OH और फिर OH। अब मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर आप जब इसको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो यहाँ से एक H2O को निकाल दो, और जब आपने H2O निकाल दिया तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी S डबल बॉन्ड O OH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्योंकि देखो ये जो H2O चला गया तो अब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक हो गया सल्फर के साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। फिर क्या आता है, फिर आता है सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया आपका OH। बोलो क्लियर है बात? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसकी कोई शेप और ज्योमेट्री नहीं पूछेगा, बिकॉज हमें पता है कि दो टेट्राहेड्रल सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के एक पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना है। ठीक है, यहाँ पर इसका डायग्राम पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब ऐसे ही आपके पास क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं H2S2O7, बेसिकली H2S2O8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये होता है, और इसका नाम होता है हमारा पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक, नहीं सॉरी, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो भाई मैंने देखो कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सेम स्ट्रक्चर बनाया। मतलब देखो मेरे को तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को मेहनत करनी है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत घर से। तो मैंने सेम स्ट्रक्चर बनाया और इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद वहां पर क्या बनाया, O' बॉन्ड बना दिया, मतलब चश्मे लगा दिए इसके। देखो यहाँ पर एक इंसान है जो चश्मे पहना हुआ है, देखो ये देखो, खुश हो गया बेचारा, अभी दुखी अब खुश हो गया, है ना। चलो, मतलब बनाना मत ऐसे, ये तो समझाने के लिए था। ये जो है ये क्या कहलाता है बेटा, परऑक्साइड लिंकेज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में पर ऑक्सी लिंकेज मैंने बना दिया, दैट इज, जो इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो क्लियर है बात? तो फॉर्मूला का नाम, उस फॉर्मूला पे लिखा है H2SO H2 H2S2 H2S2O8, एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया ना, तो एक और इसमें था 7 ऑक्सीजन थे, इसमें 8 ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्सीजन के लिए एक और ऑक्सीजन बीच में जोड़ दिया। बोलो क्लियर है? चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास और क्या आता है, और आता है आपके पास, चलो, और आपके पास आता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। नाम तो सुना ही होगा, पढ़ा है वैसे, इंटर हेलोजन कंपाउंड। बताओ भाई क्या होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड? क्या बोलो यार, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? स्कूल में तो पढ़ा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, और डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर कैरेक्टर इंक्रीजेस। चलो मेटालिक कैरेक्टर तो चलो इंक्रीज हो गया, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, लेकिन ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर मिलेगा। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो क्लियर है बात? Yes, sir. अब इस मेटेलिक मेटेलिक मतलब हल्के से मेटेलिक कंपाउंड और नॉन मेटेलिक कंपाउंड के बीच में एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। मतलब इस मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बीच में कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, तो इन्हीं कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। अब जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो 4 अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब 4 अलग अलग टाइप के आपके पास इंटर हेलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो वो टाइप क्या क्या है उनको भी देख लेते हैं। देखो, एक टाइप है एक्स एक्स डैश, एक टाइप है X3 डैश, एक है XX5 डैश, और एक है XX7 डैश। अगर हम बात करते हैं XX डैश की, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इनका एग्जाम्पल जो है मैं आपको क्लियरली दे सकता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो
क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना तो ClF बन गया, ब्रोमीन का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना तो BrF बन गया, है ना। इसी तरह आयोडीन का फ्लोरीन के साथ बना तो IF बन गया। इनकी कोई भी शेप और ज्योमेट्री नहीं होती, नो शेप, नो शेप एंड ज्योमेट्री, कोई भी शेप और ज्योमेट्री हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइप जो है हमारा वो कोई भी पर्टिकुलर टाइप नहीं बन रहा है, ठीक है। अरे बोलो यार, क्लियर है। तो हम यहाँ पर इसको खाली छोड़ देते हैं, मतलब हम इनको कंसिडर ही नहीं कर रहे फिलहाल, कोई काम के नहीं। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे अगर XX3 की, XX3 का जो टाइप हो सकता है, देखो Cl, एक Cl होगा, एक Cl सेंट्रल एटम होगा, और जो फ्लोरीन होगा उसके 3 एटम्स होंगे, ClF3, इसी तरह BrF3, इसी तरह IF3, ये कंपाउंड होगा। XX5 में आपके पास क्या हो सकता है, देखो ClF5, ClF5, BrF5, बोलो क्लियर है, IF5। बट अगर हम बात करते हैं XX7 की, इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है, दैट इज IF7, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो आपको देखो, मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ClF3 की हम बात करते हैं, तो ClF3 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो पहले तो मैं रफ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, रफ स्ट्रक्चर। तो रफ स्ट्रक्चर की बात करें तो Cl है, वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ कनेक्टेड होगा, 3 बॉन्ड तो वो मिनिमम फॉर्म करेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पे, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन, लेकिन होते कितने क्लोरीन के पास, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब क्या होगा, 2 लोन पेयर बनाए होंगे पक्का इसने, 2 लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। अब 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर के कारण जो उसका टाइप बनेगा वो हो जाएगा AB3, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो AB3L2, ठीक है। अभी चलो समझेंगे इसको प्रॉपर। पहले एक बात समझो, अगर मान लो कि मैं इसको AB5 टाइप का कंपाउंड बना रहा था, AB5 टाइप का कंपाउंड बना रहा होता, तो AB5 टाइप का जो कंपाउंड होता है उसकी शेप होती है आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। मतलब आपके पास अगर Cl, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ओवरऑल तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जहां पर लोन पेयर जो है वो सेंटर में आएंगे, लोन पेयर जो है वो सेंटर में आएंगे, और आपके जो बॉन्ड पेयर है बेटा वो ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में आएंगे। बोलो क्लियर है बात, अरे बोलो यार, क्लियर है। हाँ, एक बार क्वेश्चन सर। मैंने क्या बोला, देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, देखो मुझे यहाँ से पता चल गया, मुझे यहाँ से पता चल गया कि लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, तो उसके हिसाब से जो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए था। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या होनी चाहिए थी इसकी, ज्योमेट्री तो होनी चाहिए इसकी क्या होनी चाहिए, टेट्रा, सॉरी, ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। क्यों होनी चाहिए, देखो यहाँ पर इसका जो, अगर मैं ज्योमेट्री की मैं बात करता हूं तो ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्यों होनी चाहिए, देखो देखो होता क्या है कि ये 1 2 और 3 और ये 4 ये 5 ये 6, है ना, और यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, यहाँ पर भी मतलब हम कंसिडर करें कि सपोज ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये देखो एक एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर एक पिरामिड है, ऊपर भी एक नीचे भी एक ट्राइंगल बन रहा है और पिरामिड बन रहा है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। ये इसका इसका स्ट्रक्चर है। अब इससे क्या समझ आ रहा है, देखो इससे इसकी ज्योमेट्री तो समझ आ गई कि ज्योमेट्री क्या हो सकती है इसकी, बोलो क्लियर है, इतनी तो ज्योमेट्री तो क्लियर हो गई होगी, हाँ जी। यस सर। यस सर। लेकिन अगर हम बात यस सर। करते हैं ओवरऑल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इसको रिपेल कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इसको रिपेल कर रहे हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री हो सकती है, लेकिन इसकी जो शेप होगी ना वो होनी तो चाहिए थी बेंट, बेंट होनी चाहिए थी, सॉरी, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप के अकॉर्डिंग इसका शेप होना चाहिए था बेंट, सॉरी टी शेप होना चाहिए था, टी शेप होना चाहिए था, बट टी शेप नहीं होता, इसका क्या होता है, बेंट टी शेप होता है, बेंट टी शेप होता है। देखो होता क्या है कि ये रिपेल कर रहे हैं, इसको रिपल्शन हो रहा है, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने से क्या होगा, रिपेल करने से जो बॉन्ड पेयर हैं वो दूर चले जाएंगे, और जब बॉन्ड पेयर दूर जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो ऐसे, यहाँ पर लोन पेयर अपनी मैक्सिमम स्पेस में चले जाएंगे, फ्लोरीन थोड़ा सा इधर हो जाएगा, फ्लोरीन थोड़ा सा इधर हो जाएगा,
अब देखो यहाँ पर ये जो शेप है, अगर आप इन लोन पेयर को कंसिडर ना करो तो टी जैसा तो है, बट ये कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंट टी शेप बोलते हैं। बोलो क्लियर है बात? यस। यस सर। ठीक है, तो ये शेप कैसी है, इसकी शेप इसकी है बेंट टी शेप, सॉरी शेप इसकी कैसी है, बेंट टी शेप है, मतलब ये वाली शेप इसकी है, टी शेप नहीं है, टी शेप बिल्कुल नहीं है, और ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री। आगे बढ़ते हैं, तो टाइप आता है आपके पास CLF, एक दूसरा आता है BRF5। चलो अब दूसरा एग्जांपल है हमारा, तो BRF5 में क्या होगा, ब्रोमीन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बना चुका है फ्लोरीन के साथ, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो देखो होता क्या, एक लोन पेयर इसके ऊपर बचा हुआ, बाकी बॉन्ड पेयर है। अगर एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो देखो 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसके 6 बॉन्ड पेयर कंसिडर करते, कितने बॉन्ड पेयर कंसिडर करें, 6 बॉन्ड पेयर, तो 6 बॉन्ड पेयर के हिसाब से जो इसकी शेप होनी चाहिए थी, कैसी होनी चाहिए थी, देखो 6 बॉन्ड पेयर के हिसाब से इसकी शेप होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल। बोलो क्लियर है बात? ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होनी चाहिए थी, तो ऑक्टाहेड्रल शेप के कारण हम इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, देखो BR1 2 3 4, ठीक है, फिर एक ऊपर और एक जो है आपका बॉन्ड नीचे होना चाहिए था, तो इसकी इस बॉन्ड की जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। ठीक है, अब ये जो शेप है देखो समझना, यहां से यहां तक मैं कंसिडर कर लेता हूं, सपोज ये आपके पास है कुछ ऐसे, नीचे की साइड अगर हम देखें तो एक पिरामिड नहीं बन रहा है, बोलो बन रहा है पिरामिड? कैसा पिरामिड है, देखो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करता हूं, तो ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली ये चेंज नहीं हो सकती, तो ज्योमेट्री क्या हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अगर मैं शेप की बात करता हूं, तो शेप क्या हो जाएगी, शेप इसकी हो जाएगी, देखो पिरामिड है नीचे की साइड, तो क्या हो जाएगा, कितने कितने साइड्स, मतलब बेस क्या है इस पिरामिड का, बेस क्या है, स्क्वायर है, उसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल। बोलो क्लियर है बात? स्क्वायर के ऊपर क्या बना दिया हमने, पिरामिड बना दिया, तो स्क्वायर पिरामिडल नाम होगा। ठीक है, इसीलिए। यस सर। अब अगर हम बात करते हैं, एक और लास्ट बचा हुआ, तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लेता हूं। एक और हमारे पास लास्ट है, और उसका वो टाइप है आपका IF7। IF7 तो आपने सुना ही नहीं होगा, सुन भी हो भी सकता है, लेकिन देखो आयोडीन है, उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 7 बॉन्ड वो बना चुका है, क्योंकि 7 फ्लोरीन एटम्स है ना यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 बॉन्ड बना चुका है, तो 7 बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो शेप ज्योमेट्री मैंने बताई थी वो कैसी थी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्री तो हो जाएगी आपके पास ट्राई सॉरी पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। बट ये कैसे हो गया पिरामिडल, इसको समझते हैं। देखो आपके पास एक आयोडीन है, ठीक है, एक आयोडीन सेंटर में आपके पास, देखो 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 फ्लोरीन के एटम्स है, ये एक बेस तैयार कर रहे हैं, और ये जो बेस है ना, इस बेस में कितने कितने फ्लोरीन एटम कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, 5, तो एक तरीके से पेंटागन बना रहे हैं यहाँ पर, पेंटागन, और इस पेंटागन के ऊपर क्या है, यहाँ पर एक और फ्लोरीन है। अब इस फ्लोरीन के कारण इन्होंने क्या करा, इसके साथ भी बॉन्डिंग करी, जब इसके साथ बॉन्डिंग करी तो देखो यहाँ पर एक पिरामिड बन गया, लेकिन इस पिरामिड का बेस क्या है, पेंटागन है, तो इसको बोल देंगे हम लोग पेंटागनल पिरामिडल। लेकिन एक और फ्लोरीन एटम नीचे से आ गया, तो उसका शेप, इसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पेंटागनल बाय पिरामिडल। बोलो समझ आता है? यस सर। ठीक है, भैया एक बार फिर से बता दो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो एक बेस बन गया, इसका बेस कितने कार्बन का बना है, बेस कितने फ्लोरीन का बना है, 5 फ्लोरीन का, 5 फ्लोरीन का जो बेस है वो कैसा हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा, 5 फ्लोरीन का जो बेस है वो पेंटागन हो जाएगा, और इस पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड बना दो, एक पिरामिड इसके ऊपर बना दिया, तो 5 पिरामिड का 5 बेसिकली 5 कॉर्नर का एक बेस अगर आपके पास बना हुआ है, तो उसके ऊपर जो पिरामिड बनेगा तो उसको बोलते हैं पेंटागनल पिरामिडल। ऐसे ही अगर अगर एक पिरामिड नीचे भी बन गया इसके, तो पेंटागनल बाय पिरामिडल नाम हो गया। ठीक है, ठीक है
और इसकी शेप जो है, शेप भी आपके पास क्या हो जाएगी, शेप भी हो जाएगी आपके पास पेंटागनल बायपिरामिडल, शेप में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ यस। होमवर्क दे रहा हूँ घर से। पिछला होमवर्क तो आप लोगों ने किया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेना। होमवर्क क्या है कि आपको बताना है नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बताने, ऑक्सो ग्रुप्स बताने, ऑक्सो ग्रुप्स इन द फॉलोइंग। तो कितने ऑक्सो ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है इन कंपाउंड्स में, नंबर 1 H3PO4, नंबर 2 H2SO4, नंबर 3 H2S2O7, नंबर 4 HClO4, नंबर 5 H3PO2, नंबर 6 HClO2, नंबर 7 XeO2, नंबर 8 ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, XeO3, नंबर 9 XeO4 सपोज एग्जिस्ट करता तो, नंबर 10 XeOF4, 11 XeO2F2, 12 X एक मिनट XeOF4, नंबर 13 that is HClO3, नंबर 14 H2S2O8, और नंबर 15 आता है आपका लास्ट, और दूं इतना काफी है, H2SO3। बोलो क्लियर है? यस सर। अब ऑक्सो ग्रुप निकालना है, तो ऑक्सो ग्रुप आपके ऊपर है कि क्या होते हैं ऑक्सो ग्रुप, पहले सर्च करो, गूगल करो, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा चीज को आपको। इनके अंदर ऑक्सो ग्रुप निकालता है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव ए गुड डे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो।